हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके नोबडी कैन डाउट इंडियाज फीलिंग फॉर अफगान सेज जयशंकर प्रसाद ऑन स्टूडेंट्स वीज़ा। तो जो अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स का वीज़ा इशू चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके GS2 का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, साथ ही साथ इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको भी दिखाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इशू है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, सेकंड इशू है हमारे पास अगेन IR से, जो कि है FTA को लेके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हम कर रहे हैं यूके के साथ। और यूके की फर्म्स ने कहा है कि इंडिया के अंदर रेड टेपिज्म को कम करके लेंडिंग नॉर्म्स को भी ब्रॉडर किया जाए। ये अगेन हमारा GS2 और IR का पार्ट बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट इज 62% रूरल हाउस होल्ड्स के पास अब टैप वाटर कनेक्शंस हैं। तो टैप वाटर कनेक्शन क्या होता है, टॉप 4 स्टेट्स कौन से हैं, टॉप बॉटम 4 स्टेट्स कौन से हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। अगेन इसके अंदर हमने ये भी देखना है कि गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन कितनी सफल रही है, तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तैयार होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है विद रिस्पेक्ट टू वैंडलाइजेशन ऑफ भगवद गीता, अगेन IR का पार्ट है। और ये जो है एक पार्क बनाया गया था कनाडा के अंदर, इसके अंदर ये चीज़ें हुई। तो ये जो हेट क्राइम्स हैं अगेंस्ट हिंदूज़, ये रिसेंटली बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इसमें रोल्स हैं, क्या इसमें, क्योंकि अगर हम देखें बाय एंड लार्ज हिंदू कम्युनिटी इज़ अ वेरी डोसाइल कम्युनिटी। तो इन सब चीज़ों को हमने इसमें स्टडी करना है। और ये ज़्यादातर आपका एक फॉर्डर पॉइंट्स रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हो एसेज वगैरह में आपको ये काम आएगा, इंटरव्यूज़ में काम आएगा। उसके बाद रोज़ की तरह हमारे पास रहेगा एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो है आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है आप इसको जो है खुद अटैम्प्ट कर सकते हो, और लास्ट में वीडियो के अंत में हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हमारा होगा प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। सो पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पहले तो इसे हाईलाइट कर लो। हमने बात कर रहे हैं मीथेन हाइड्रेट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। तो मीथेन हाइड्रेट जो है, यानी कि जो मीथेन गैस है, उसके रिलीज़ हो जाएगा इन डिपॉजिट से अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी। सेकंड अगेन मीथेन हाइड्रेट जो है ये अभी आर्कटिक टुंड्रा के अंदर पाई जाती है, जो कि है अंडर द सी फ्लोर। एंड थर्डली कि जो भी आपकी मीथेन गैस है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है तो 10 से 20 सालों में, यानी कि आफ्टर अ डिकेड और टू, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन साइंस एंड टेक का आपका पार्ट बनता है कि जो CO है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन और जुड़ जाता है तो वो CO2 बन जाता है, बट द टाइम पीरियड इज़ हेयर। तो टाइम पीरियड को यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। तो CO प्लस O इज इक्वल टू CO2, बट इन हाउ मेनी टाइम, 10 to 20 ईयर्स। ये हमें बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट आ जाता है अबाउट अफ़गान स्टूडेंट्स। तो अफ़गान स्टूडेंट्स का काफ़ी इशू चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर वीज़ाज़। तो बहुत सारे अफ़गान स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर गए थे और घर जाने के बाद से उनको जो है वीज़ाज़ नहीं मिले हैं। तो अफ़गान डायस्पोरा इंडिया के अंदर काफ़ी है। ये यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन लेते हैं, BA करेंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करेगा, और उसके बाद जो है कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और अपने अपने देश में जाने के बाद ये वहाँ पे अच्छी पोजीशंस पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि कोई पर्सन होगा वो ब्यूरोक्रेट बन जाएगा, कोई सिविल सर्वेंट बन जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में राइज़ करेगा, कोई जजेस में राइज़ करेगा, एंड सो ऑन। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं, और सिमिलरली कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करेगा और पावर के अंदर भी आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन उनको जो है वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, जिसके कारण से उन्होंने जो है आंदोलन किया था, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो हमारे बाहर आए, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारी सॉफ्ट पावर है। तो इसीलिए वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम जो है काफ़ी कंसर्न है अफ़गान बच्चों के लिए, और उनका जो साल है वो ख़राब हम नहीं होने देंगे। जो कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वीज़ा चल रहे हैं, क्योंकि वीज़ा के अंदर अगर हम देखें तो जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो हैं विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी कंसर्न्स या अदर कंसर्न्स, और उन कंसर्न्स के कारण से वीज़ा इश्यूज़ में लेट हो रहे हैं। तो जैसे ही वो कंसर्न्स रिजॉल्व होते हैं, वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़ की, तो आपको इमीडिएटली वीज़ाज़ जो हैं वो मिल जाएंगे, और आपका जो बेसिकली लेट हो रहा है मैटर, वो लेट नहीं होगा। तो ये एश्योरेंस जो है वो दी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा।
अब इसमें जो कंसर्न आ रहा है वो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी ए ए, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा, या आप कह सकते हैं कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंकर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो सी ए कानून के तहत सेलेक्टिवली वीज़ाज़ इशू कर रही है और सबको वीज़ाज़ इशू नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्योंकि सी के अंदर हमने देखा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इन कंट्रीज़ के, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, और वहाँ पे परसिक्यूटेड हैं, यानी कि हिंदूज़ हो गए, सिख्स हो गए, जैन्स हो गए, उनको तो सरकार फेवर करेगी सिटीजनशिप में, बाकियों को नहीं करेगी। तो उसी चीज़ का यहाँ पे जो है एक इशू बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सी कानून के कारण से जो अफ़गानिस्तान के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे जो हम मुसलमान कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए शायद सी के कारण से उन्हें जो है वीज़ाज़ इशू नहीं कराए जा रहे। ऑल्दो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं है और ना ही इसका वीज़ा से कोई लिंक है, क्योंकि वीज़ा एक टेम्परेरी आप कह सकते हो अरेंजमेंट होता है और सिटीजनशिप एक परमानेंट अरेंजमेंट होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी डिफ़र हैं और मेरे ख्याल से इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, एंड दिस आर मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट। तो इसीलिए इस बारे में भी आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, तो मैंने आपको बता दिया। तो मेन जो चीज़ है वो यही है कि हमारी सॉफ्ट पावर है और सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स अफगानिस्तान के बच्चे बनेंगे तो उनका एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इंडिया के साथ रहेगा, जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अबाउट यूके एंड एफटीए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा काफ़ी देशों के साथ थोड़ा थोड़ा चलता है और हम यूके के साथ भी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यूके की फर्म्स चाहती हैं कि इंडिया के अंदर अगर रेट टिपिज्म कम होता है और लेंडिंग नॉर्म्स को थोड़ा इजी किया जाता है तो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हेल्प होगी दोनों ही कंट्रीज़ को। अगर हम दोनों कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यूके को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, साथ ही साथ इंडिया को भी फ़ायदा है अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं। यहाँ पे इन पर्टिकुलर जब से ब्रेग्ज़िट हुआ है, आप कह सकते हो उसके बाद से कोई भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है यूके के पास जिससे कि वो इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी डोमिनेंस को दिखा सके या अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को दिखा सके। तो उसके लिए इंडिया बहुत ज़रूरी है। अगेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों मेन कंपोनेंट होते हैं और फ्री ट्रेड जब आप करते हो तो उससे आपकी जो एक ओपन मार्केट है वो हमें नज़र आती है। ओपन मार्केट से क्या होता है कि दोनों ही देशों के अंदर जॉब क्रिएशंस होती हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी आती है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, और कंट्री की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो दोनों ही वेज़ में अगर हम देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो इट कैन बी क्लासीफाइड एज पीटीए यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सीईसीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एंड सीईपीए जो कि होती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये सारी तरह के हमारे एफ के ही पार्ट होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्ट होते हैं। अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम इसे साइन करते हैं, पर जो बेसिक नेचर है सबकी वो सेम ही है। तो सारे के सारे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ही माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रेग्जिट की, तो ब्रेग्जिट से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट था ब्रिटेन को, क्योंकि चाहे टूरिज़्म हो, चाहे स्टडी पर्पस हो, चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो सभी के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ का आदान प्रदान जो है आपस में लगा रहता था, तो ब्रिटेन को उसमें काफ़ी फ़ायदा होता था। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद अगर कोई ग्लोबल इकोनॉमी है जिसके साथ ब्रिटेन आगे बढ़ सकता है, अगर अंग्रेज़ों के टाइम में भी हम देखते हैं तो इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज द स्टार ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उसी चीज़ को, ग्लोबल फुटप्रिंट को ब्रिटेन अगर अचीव करना चाहता है तो इंडिया उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे लिए हर तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए तो हर तरह से इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, जॉब क्रिएशन हर चीज़ में फ़ायदा होगा। इवन अगर हम बात करते हैं वाइट कॉलर जॉब्स की या फिर हम बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स की, तो दोनों के दोनों जो हैं हमारे कंट्री के अंदर क्रिएट जो है होंगे अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि उससे और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नर्सिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में क्रिएट होंगी। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ साइन करें। इसके अलावा हम ब्रिटेन का बनाया सामान कम यूज़ करते हैं, ब्रिटेन हमारा बनाया ज़्यादा सामान यूज़ करता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। तो वहाँ पे भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो हम ब्रिटेन की मार्केट को टैप कर सकते हैं, जैसे हमने पहले टैप किया था।
तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूके एंड इंडियाज़ रिलेशन। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट कंसर्न की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंसर्न जो है वो सिर्फ यही है कि आप जो है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर भी लेते हैं तो ब्रिटेन की जो कंपनीज़ हैं उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा, इन द सेंस कि उन्हें रेड टेपिज्म से काफ़ी डर लगता है। जो यहाँ पे फाइलें निकालने में टाइम लगा देते हैं अफसर, या फिर जो अगेन रिश्वतखोरी है, ऑल चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें एक तो इंडिया का नाम भी ख़राब करती हैं, प्लस वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूएनएससी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन, और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर इशू, विद रिस्पेक्ट टू चाइना इशू। और ब्रिटेन को बदले में क्या मिलेगा? ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा, इंडिया का सपोर्ट मिलेगा इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर अपनी डोमिनेंस को दोबारा से रिक्रिएट करने में। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक हैंड इन हैंड वाला आपका सिस्टम बन जाता है। साथ ही साथ यूके जो है ये भी चाहता है कि इंडिया एक तो अपने जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं उन्हें थोड़ा एक्सपैंड करे उनकी फर्म्स को इंक्लूड करने के लिए, और जो रेड टेपिज्म है, जिसको वर्ड दिया फ्रस्ट्रेटिंग रेड टेपिज्म, उसको ख़त्म करे। क्योंकि लाल फीता शाही जिसे हम कहते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में चलता है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहते हो और आपका काम फिर भी नहीं होता है, वो चीज़ें ठीक हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल टैप्स। तो फंक्शनल टैप्स की अगर हम बात करें तो फंक्शनल टैप वाटर किसको कहते हैं? तो टैप वाटर की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो है 55 लीटर्स पर पर्सन यानी कि पर कैपिटा एंड पर डे फॉर द होल ऑफ द ईयर। मतलब 55 लीटर पानी हर पर्सन को हर दिन पूरा साल अगर मिल रहा है तो हम कहते हैं वहाँ पे फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। टॉप 5 की बात करें तो पौंडीचेरी, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और तेलंगाना इसके अंदर, ये सारे के सारे टॉप 5 स्टेट्स हैं। एंड बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम के स्टेट्स आ जाते हैं राजस्थान, मणिपुर, केरला, अंडमान निकोबार एंड त्रिपुरा। तो ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे टैप वाटर की पेनिट्रेशन जो है वो मिनिमम है। बाकी जगहों पे टैप वाटर की जो पेनिट्रेशन थी वो बहुत हाई देखने को हमें मिली थी। तो 88 और 41 एक ड्रास्टिक जो है डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों ही साइड्स पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोर्टेबल वाटर, तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है? तो पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जिसको आप पी सकते हो, जो कि पीने लायक पानी होता है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। और 2013 के नॉर्म्स के अंदर भी हमने ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर्स फिट किए थे। जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है वो इसका मेन प्रोग्राम है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल रूरल डेवलप ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बहुत ज़्यादा हम बना लेते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब बहुत बार कर चुके हैं। 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी, स्टेट्स को अपना शेयर देना पड़ेगा। जैसे हमने पुरानी स्कीम्स में भी देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90% देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज़ में 100%, और जो आपके अदर स्टेट्स हैं उसमें 60-40। इस तरीके से जो रेशोज़ हैं वो अलग अलग स्कीम्स के अंदर डिसाइडेड होती हैं, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा लगाया है? यहाँ पे जो है 50-50 की रेशो को डिसाइड किया गया है, यानी कि 50% पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लगाना पड़ेगा। तो जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें अच्छा पैसा लगाया है उसके अंदर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम, और मिनिस्ट्री ने ये भी डिसाइड किया है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा और रिवैम्प करके हम दोबारा से चलाएंगे, ताकि ये जो प्रोग्राम है, जो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, इसको हम और ज़्यादा बेनिफिट अचीव कर सकें और 100% रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर टैप वाटर कनेक्शंस को इंश्योर कर सकें आने वाले टाइम में। तो एक बहुत ही अच्छी योजना, बहुत ही अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को यहाँ पे मिली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैंडलिज्म ऑफ भगवत गीता पार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट वाली पिक्चर में कि ये जो पार्क है इसके अंदर ये भगवत गीता पार्क के नाम से इसको इंस्टॉल किया गया था, जिसको जो है तोड़ दिया गया है एज ऑफ नाउ। इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था ट्रॉयर्स पार्क, ठीक है, TROYERS, ट्रॉयर्स पार्क, जिसको रीनेम करके किया गया था श्री भगवत गीता पार्क सितंबर 28 को। और ये आप साइड में इसके साथ ही ट्विटर पे ही लेफ्ट वाली पिक्चर देख सकते हो, इसको तोड़ दिया गया है और रिमूव कर दिया गया है, राइट।
तो ये जो है वैंडलाइजेशन के अंदर कवर होता है। बेसिकली वैंडलाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी रिलीजियस चीज़ को जो है डिस्ट्रॉय करते हो, जैसे कोई आइडल हो या कुछ और हो, तो उस तरह की आइडलिंग जो डिस्ट्रक्शन है उसको बेसिकली वैंडलाइजेशन कहते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेट क्राइम। अगर आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ हेट क्राइम करते हो तो वो वैंडलाइजेशन के अंदर फॉल करता है। अब यहाँ पे इशू ये है कि हिंदूज़ इन जनरल बहुत डोसाइल नेचर के होते हैं। अपने देश में कोई बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं करते, तो किसी और देश में जाके तो क्या ही करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो गलत हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यहाँ पे ट्वीट करते हुए जो है इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है कनाडा एम्बेसी का, उन्होंने लिखा है, वी कंडेम द हेट क्राइम्स एट श्री भगवद गीता पार्क इन ब्रैम्पटन एंड वी अर्ज कैनेडियन अथॉरिटीज़ एंड अपील पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स। तो उसी पे ये पूरा आर्टिकल जो है वो आया हुआ है कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन जो है वो लेना चाहिए। अगर हम कनाडा के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कनाडा का कहना है कि ये डेफिनेटली एक हेट क्राइम है और हम इस तरह की चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ हेट क्राइम्स अगेंस्ट एनी कम्युनिटी एंड स्पेसिफिकली इस केस में तो कुछ भी नहीं हुआ था एंड 2 दिन पुरानी ये न्यूज़ है, राइट। तो इसीलिए जो है हम इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस एंड इसीलिए हम इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन भी लेंगे जिससे कि परपेट्रेटर्स को जल्दी से जल्दी जो है बेसिकली पकड़ा जा सके और जो है आप कह सकते हो इंसाफ जो है वो किया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हाई कमीशन, जो इंडिया हाई कमीशन है, उसने भी ये बात कही और कहीं ना कहीं जो रीजंस बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन। तो DIP आपने सुना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी में डिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो DIP या डिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, जब आप एक कम्युनिटी के खिलाफ अलग अलग चीज़ों के अंदर एक नकली इन्फॉर्मेशन को फैलाते हो ताकि लोगों का माइंडसेट उस तरह का बन जाए। मतलब कि जैसे कि आपने देखा था IT एक्ट के अंदर, अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ के और आई थिंक लास्ट वीक में भी हमने कवर किया था कि बहुत सारे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस ऐसी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की हैं क्योंकि वो जो है झूठ फैला रही थी जिससे कि प्रोबेबल हेट क्राइम्स जो हैं वो हो सकते हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फॉल करती हैं और इसीलिए उन चीज़ों को भी यहाँ पे टैकल जो है वो किया जाता है। तो डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू आज की डेट में फैलाया जाता है ताकि एक कम्युनिटी के लोगों को हर्ट किया जा सके या एक कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट लोगों को भड़काया जा सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हेट क्राइम्स के अंदर फॉल कर जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके अंदर क्या कोई सोल्यूशन निकालती है कनाडा की सरकार या क्या परपेट्रेटर्स को पकड़ती है या फिर क्या एक्शन जो है इस पे लिया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टेंस्ड सिचुएशन अदरवाइज फॉर द हिंदूज़। नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने मीथेन हाइड्रेट का किया था, हमने करेक्ट आंसर बताना था। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। कैसे करेक्ट हैं कि मीथेन हाइड्राइड जो है ये आर्कटिक टुंड्रा के अंदर पाया जाना वाला अंडर द सी फ्लोर एक लार्ज डिपॉजिट है जो कि मीथेन गैस का ही होता है। और जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, बर्फ़ ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके वो मीथेन गैस जो है उस बर्फ़ में से एस्केप होकर एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगती है। जैसे जैसे वो गैस इवेपोरेट होती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है इन्वॉल्व होती है और ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है जिसके अंदर उसे 9 से लेकर 15 साल का समय, मतलब कि 1 डेकेड से 2 डेकेड के बीच में जो समय है वो लग जाता है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10 से 20 ईयर्स का जो समय है वो लग जाता है और उसके बाद ही वो बन पाती है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू आफ्सपा। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि आफ्सपा जो है एक ड्रैकोनियन लॉ है और ये ह्यूमन राइट अब्यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आपको ये जो है बड़े ही बैलेंस्ड वे में अप्रोच को लिखना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी हमने लिखना है। जैसे कि इन्होंने आगे भी लिखा हुआ है, बट सेक्शंस ऑफ आफ्सपा आर अपोज्ड बाय द एक्टिविस्ट क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिक्वायरमेंट विद रेफरेंस टू द व्यू ऑफ द एपिक्स कोड। तो रीजंस क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं, इसके अलावा जो इसका प्रूफ क्या है, कुछ अब्यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, एंड उसके बाद रिजल्ट्स क्या हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आपको पता है जर्नली बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फेक हैं या इंटरनेशनली फंडेड हैं टू क्रिएट डिसरप्शंस। तो अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं तो उन्होंने तो भाग जाना है किसी भी सिक्योरिटी इशू के बाद। तो इसीलिए हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए इसको रखना है। हमें इसे क्यों रखना है, हमें इसलिए रखना है ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन अगर कुछ सेक्शंस यानी कि प्रोविजंस ऐसे हैं
जो कि स्पेसिफिकली एक्टिविस्ट अपोज कर रहे हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा हुआ है, तो हम उन प्रोविजंस को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट कि हाँ भाई फलाना वाला जो एक्टिविस्ट है उसने ये कहा था कि ये सेक्शन जो है या ये प्रोविज़न जो है ये ड्रैकोनियन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, तो दिस सेक्शन शुड बी अमेंडेड या दिस सेक्शन कुड बी अमेंडेड या इस सेक्शन के अंदर ये मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की जा सकती हैं। लेकिन हमें ऑल इन ऑल इन द फेवर ऑफ आफ्सपा लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारी कोर्ट्स भी इसको फेवर करती हैं और हमारे देश की जो सिचुएशन है स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ की या जम्मू एंड कश्मीर की, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अस्थिरता फैलाई जा सकती है अदरवाइज़ इंटरनेशनल फोर्सेस के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, ताकि भारत का जो आप कह सकते हो बाल्कनाइजेशन वाले स्टेज तक पहुँच जाए या फिर वहाँ पे लोकल्स को भड़का करके एक रिवोल्ट या सिविल अनरेस्ट जो है क्रिएट किया जा सके। तो इसी रीज़न के कारण ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एरिया हो जाता है और इसको आपको बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है और ये आपका एक मेजर क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से भी। सो दिस वाज ऑल फॉर द मेंस क्वेश्चन। और आप जो मेंस का आंसर तैयार करेंगे, चाहे आप एस्से के रूप में तैयार करें चाहे क्वेश्चन के रूप में तैयार करें, आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर मुझे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं एंड आई विल इवेल्युएट योर आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।